नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा 2021 के शिक्षण अभिरुचि पर आधारित है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रूसा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान और ई गवर्नेंस से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया। दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। ओके दोस्तों, इसमें अगर इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है समग्र शिक्षा, यानी सभी के लिए शिक्षा। ओके, यानी कि प्राइमरी स्कूल के ढांचे को मजबूत बनाना है और देश के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करानी है, जिससे कि वो अपने जीवन का विकास कर सके। ओके दोस्तों, तो इसका जो नारा है दोस्तों वो क्या है, सब पढ़े सब बढ़े। तो 2001 में ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, यानी ये अभियान शुरू हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। ठीक है ना दोस्तों, तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में स्टार्ट हुआ था। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा 21A के अंतर्गत शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में भी हमने काफी डिस्कस कर लिया है। देखिए दोस्तों, शिक्षा का अधिकार यानी कि 2009 का अधिनियम है और 2010 यानी 1 अप्रैल 2010 से दोस्तों ये पूरे देश में लागू हो गया था। तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन था 2002 में, जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को 21A के अंतर्गत पूरे देश में लागू कर दिया गया, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ओके, देखिए इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन आप देख सकते हैं, जैसे ए और बी है। 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए 42वां संविधान संशोधन जो 1976 है, इसको एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है दोस्तों। इसमें आपके जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें संशोधन किया गया था। उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। उन 3 वर्ड के बारे में आप मुझे बताएंगे कि वो 3 वर्ड क्या क्या थे। ओके, और इसके अलावा भी इसमें जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो 51A में जोड़े गए थे। ठीक है ना। और जो 44वां संविधान संशोधन है 1978 वाला, 1978 वाले में आपका हमारे इससे पहले 1978 से पहले हमारे दोस्तों 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। उसमें एक संपत्ति का अधिकार भी था। तो इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के इसको विधायी, यानी मूल अधिकार ना बना के इसको विधायी अधिकार बना दिया गया था। ओके, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, आप उसका मुझे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स पे। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का गठन किया गया। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। रूसा के बारे में हमारी वीडियो में हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, यानी कि एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है दोस्तों, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का आपका यानी दोनों धन खर्चने में मदद करते हैं। यानी कि वैसे तो जो रेशियो होता है दोस्तों वो क्या होता है, 60:40 का होता है सामान्य राज्यों के लिए, जिसमें 60% केंद्र सरकार पैसा देती है और 40% राज्य सरकार देती है। लेकिन अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहां पर 90:10 का आता है, यानी कि वहां पर 90% जो पैसा है वो केंद्र सरकार प्रोवाइड करती है, जबकि 10% पैसा आपका राज्य सरकार खर्च करती है। तो ये उसी तरह की स्कीम है, यानी केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है ना। तो इसको केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना से इसको क्या किया जाता इसका गठन किया गया था, यानी इसको प्रारंभ किया गया था। और अगर हम एक्चुअल डेट की बात करें तो दोस्तों वो है अक्टूबर 2013।
ओके। तो अक्टूबर 2013 में दोस्तों रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था। ठीक है ना दोस्तों, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की अगर हम बात करें तो यह राज्यों में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास करता है। ओके, और एक्चुअली ये क्या करता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन के तहत पे जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं और एक तरीके से जो महाविद्यालय हैं उनको ये आर्थिक सहायता प्रदान करता है, यानी कि उनको अनुदान देता है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसके उद्देश्य भी क्या हैं। ओके, इसके बाद अगला आता है दोस्तों, समस्या समाधान विधि निम्न में से किसके द्वारा दी गई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समस्या समाधान विधि। देखिए दोस्तों, जो सुकरात थे उन्होंने वैज्ञानिक विधि पर आधारित यह विधि का एक तरीके से मतलब इसका आविष्कार किया था। ओके, तो समस्या समाधान विधि में क्या किया जाता है दोस्तों, विद्यार्थियों के समक्ष में कुछ ऐसी परिस्थितियां या समस्या उत्पन्न कर दी जाती हैं जिसके पश्चात वो अपना विधिक प्रयास करके शिक्षक के निर्देशन में उसका समाधान ढूंढते हैं। ओके, तो इसको क्या बोला जाता है, समस्या समाधान विधि बोला जाता है। तो इसको दोस्तों किसने आविष्कार किया था इस विधि का दोस्तों, इसको सुकरात ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु चलाई गई योजना है। अभी हमने पढ़ा, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन बन जाता है। अब इसमें इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, SSA। ठीक है ना। कब स्टार्ट हुआ था, 2001 में। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA को कब प्रारंभ किया। अभी हमने दोस्तों इसके बारे में डिस्कस किया। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। ठीक है ना, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जब ये आया तो यानी अक्टूबर 2013 में यह स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसी ने इसका हम कह सकते हैं कि इसका अनुमोदन किया था। ठीक है ना। तो जो कैबिनेट कमेटी बैठी थी इकोनॉमिक्स अफेयर्स की, इसने इसको अप्रूव किया था बाद में। ठीक, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि आपका ई गवर्नेंस से संबंधित है। देखिए, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की थी। देखिए दोस्तों, जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना हुई थी वो 1970 में, यानी 1970 में हम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की थी। ठीक है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो आपका एक कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से किसने इस कथन को दिया था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है, शिक्षण कौशल व शास्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाता है तथा सक्रिय बनाता है तथा अंतः प्रक्रिया में सुधार लाता है। देखिए दोस्तों, यह जो डेफिनेशन है वो टीचिंग स्किल्स को देकर दी गई है, जो कि डॉक्टर कुलश्रेष्ठ द्वारा दी गई है। ठीक है ना। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो टीचिंग स्किल, इन्होंने इसको एक शस्त्र की तरह माना है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा के शिक्षण को प्रभावशाली यानी अपनी टीचिंग को क्या करता है, प्रभावी बनाता है और सक्रिय बनाता है। ठीक है ना। और इससे क्या करता है कि जो इंटरैक्शन है यानी जो बच्चे हैं उनसे उसके जो अंतर प्रक्रिया है उसमें क्या करता है, सुधार लाता है। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न घटकों में से कौन सा एक घटक SSA से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है विद्यालय अनुदान, दूसरा है शिक्षक अनुदान, तीसरा है व्यक्तिगत अनुदान और चौथा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरी SSA वाली वीडियो देखेंगे तो हमने उसमें घटक के बारे में डिस्कस किया है जो SSA के घटक हैं। देखिए इसमें दोस्तों आते हैं BRC यानी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और CRC। BRC में आपका क्या होता है कि जो पाठ्य पुस्तक हैं, ड्रेस, जूते, अन्य वस्तुओं का क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। ठीक है ना, यानी उनको फ्री में बांटा जाता है। ठीक है, बच्चों को निःशुल्क बांटा जाता है। इसके अलावा देखिए नागरिक कार्य भी आता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों विद्यालय अनुदान भी आता है। देखिए इसमें क्या है कि भाई प्रत्येक स्कूल को 3000 रुपये का अनुदान दिया जाता था। ठीक है, ताकि जैसे वहाँ का जो लाइब्रेरी है और स्कूल का सौंदर्यीकरण किया जा सके, मरम्मत कार्य किया जा सके। ठीक, तो उसके लिए विद्यालय अनुदान दिया
दिया जाता है तो उसके घटक के अंतर्गत आता है। इसके अलावा शिक्षक अनुदान भी है कि जो इससे रिलेटेड शिक्षक है उनको 500 रुपए का अनुदान दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। यानी रिसर्च में आपका क्या होगा भाई, जो शिक्षा का सतत मूल्यांकन होगा, निगरानी होगी, पर्यवेक्षण होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रत्येक स्कूल को 1500 रुपए दिया जाता है, ठीक। लेकिन इसमें व्यक्तिगत अनुदान का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, तो इस तरीके से ये इसके घटक के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है कि भाई व्याख्यान विधि का संबंध है, व्याख्यान विधि का संबंध आपको बताना है कि किससे है। देखिए उच्च कक्षा हेतु, माध्यमिक कक्षा हेतु, प्राथमिक कक्षा हेतु या पूर्व माध्यमिक कक्षा हेतु, ठीक। देखिए दोस्तों व्याख्यान विधि शिक्षण की परंपरागत विधियों के अंतर्गत आती है। व्याख्यान विधि में आपका क्या होता है, ये एक तरीके से शिक्षक की प्रभुत्ववादी विधि के अंतर्गत भी आती है, ठीक है ना। तो व्याख्यान में होता है क्या है कि भाई आपका जो टीचर शिक्षक है वो क्या करता है कि जो बड़े बड़े लेसन है उनमें क्या देता है, लेक्चर देता है, ठीक। तो इसकी मदद से क्या होता है कि भाई ये एक्चुअली कहाँ अपनाई जाती है दोस्तों, निम्न कक्षाओं के लिए तो ये क्या है, बहुत ही निम्न उपयोगी, यहाँ पर वहां पर इनका उपयोग नहीं हो सकता। तो ये किसके लिए होती है दोस्तों, उच्च कक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी विधि है। तो व्याख्यान विधि का जो संबंध है वो दोस्तों उच्च कक्षा हेतु होता है, ठीक। यानी ज्यादातर इसका प्रयोग, इस क्वेश्चन का देखिए दोस्तों ये मतलब है कि भाई व्याख्यान विधि का जो संबंध है सबसे ज्यादा कहाँ प्रयोग इसका होता है, तो व्याख्यान विधि का दोस्तों उच्च कक्षा में प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन है, भारत में सूचना संप्रेषण तकनीकी के जन्मदाता को किसको माना जाता है, ठीक। तो इसमें आपके सामने चार ऑप्शन है, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है राजीव गांधी। तो भारत में जो सूचना संप्रेषण तकनीकी है इसका जनक या इसका जन्मदाता राजीव गांधी को माना जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, सरकार और नागरिकों के बीच सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को क्या कहते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ई गवर्नेंस पर आधारित है। देखिए दोस्तों ई गवर्नेंस के अगर हम इंट्रैक्शन की बात करें तो वो चार टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं। एक होता है G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंट्रैक्शन। इसके बाद दूसरा होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन इंट्रैक्शन यानी सरकार और नागरिक, ठीक। इसके बाद होता है G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक। तो उस तरह से देखिए भाई जो सरकार और नागरिकों के बीच में अगर सूचनाओं का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान होगा तो उसको G2C इंट्रैक्शन के अंतर्गत वो आएगा यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों G2C है। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। आप जरूर उस वीडियो को देखिए तो आपको उसमें काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान के गठन के समय पे तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए दोस्तों 2001 की बात है। 2001 में आपका सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट हुआ था। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था तो आप फिर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सब सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट हुआ था वो था 2001। तो उस समय पर जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है आपको बताना है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 के द्वारा केंद्र सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुभारंभ किया था। ओके, तो जो इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1987 से। ओके, सुझाव दिया गया था कि भाई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया जाना चाहिए। तो उसमें क्या था कि भाई प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए जिसमें कम से कम एक फीमेल टीचर हो, ठीक है ना। 2 बड़े बड़े कमरों का भवन होना चाहिए, चौड़ा बरामदा, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट की सुविधा, इसके बारे में इसमें बात कही गई थी। इसके अलावा देखिए दोस्तों जैसे ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, मानचित्र, चार्ट है, खिलौने हैं, ठीक। और इसके अलावा जो अन्य शिक्षण सामग्री है या आवश्यक शिक्षण सामग्री है उसकी उपलब्धता के बारे में इसमें बात कही गई थी। तो ये दोस्तों ये सारे प्रावधान थे किसके लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है दोस्तों वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्राथमिक शिक्षा।
इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, निम्न में से किसके द्वारा समानता, सुगमता व उत्कृष्टता के आधार पर वित्त पोषण की नीति अपनाई गई है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यही तो जो दोस्तों उद्देश्य है RUSA यानी रूसा का। ठीक, तो रूसा आपका क्या करता है, जो राजकीय विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, इनको सुगमता के लिए, समानता के लिए और उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए आलोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर अनुदान प्रदान करता है, यानी आर्थिक सहायता प्रदान करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसलिए देता है कि भाई राज्य क्यों, जो आपके राज्य यूनिवर्सिटी हैं, महाविद्यालय हैं, उनमें समानता है, सुगमता है। सुगमता का मतलब है सभी के लिए पहुंच, और वो उत्कृष्ट बने। ठीक है ना, तो उसके लिए वो क्या करता है, आर्थिक सहायता प्रदान करता है रूसा। ठीक, तो रूसा वाली आप वीडियो देखेगा, आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, TISS यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस किस अभियान को क्रियान्वित करने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है? ये भी दोस्तों RUSA यानी रूसा से जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इसका ऑप्शन डी वो है राइट। ठीक है ना, तो दोस्तों जो TISS है यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, देखिए दोस्तों नवंबर 2013 स्टार्ट कब हुआ था दोस्तों? अक्टूबर 2013। नवंबर 2013 से इस रूसा अभियान को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है ना, तो दोस्तों यही इसमें बताती है सरकार को भाई कितना खर्चा हुआ, और उसके बाद ये अपनी क्या करती है, रिम्बर्समेंट यानी प्रतिपूर्ति संबंधी दावों को पेश करती है। ठीक है ना, तो ये आपका MOHRD यानी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के को जो रूसा है, रूसा के क्रियान्वयन की पूरी जानकारी देती है कि भाई उसमें कुल कितना खर्चा आया। ठीक, और उसके बाद ये क्या करती है, प्रतिपूर्ति दावे पेश करती है। ठीक, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है TISS। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर E-गवर्नेंस योजना का शुभारंभ किया गया। देखिए दोस्तों, इस योजना का शुभारंभ किया गया था 15 अगस्त 2002 को। ठीक है ना दोस्तों, E-गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शासन। देखिए दोस्तों, सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, E-गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें होता है क्या है कि भाई जितने भी सरकारी कार्य है उनको ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाया जाता है। ठीक है ना, जिससे कि होता क्या है कि सरकारी कार्यालय और जनता दोनों के पैसे और समय की बचत होती है। ठीक है ना, और जनता को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। ओके, तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है E-गवर्नेंस योजना। देखिए आप आज के ज़माने में आप क्या कर रहे हैं, देखिए हर चीज़ आप E-गवर्नेंस से कर रहे हैं। आज आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं प्रवक्ता स्क्रीनिंग के, तो वो भी किसका परिणाम है, E-गवर्नेंस का परिणाम है। वरना क्या होता था कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो क्या होता था, डाक के जरिए आता। ठीक है ना, आप फॉर्म भरने से लेकर यानी ज्वाइनिंग तक आप किसका प्रयोग करते हैं, E-गवर्नेंस का प्रयोग करते हैं। आप अपने मोबाइल में रिचार्ज कर रहे हैं, या आप बैंकिंग की सुविधा ले रहे हैं, या आप आधार कार्ड बना रहे हैं, आधार कार्ड अपडेट करवा रहे हैं, ITR भर रहे हैं, GST भर रहे हैं, बिजली पानी के बिल भर रहे हैं, टेलीफोन का बिल भर रहे हैं, DTH का बिल भर रहे हैं। ये सब किससे रिलेटेड है दोस्तों, E-गवर्नेंस से। यानी आपको जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं ये आपको ICT के माध्यम से प्रोवाइड करी जा रही हैं सरकार के द्वारा, तो इसलिए E-गवर्नेंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप मेरी E-गवर्नेंस वाली वीडियो देखेगा, आपको वहां पर काफी चीजें समझ में आ जाएंगी दोस्तों। ओके, इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है, यह कथन किसका है? बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए प्रोजेक्ट मेथड यानी कि प्रोजेक्ट परियोजना विधि, इसका दोस्तों आविष्कार किया था WH किलपैट्रिक ने। ठीक है ना, 1981 में। ठीक, और इसको JA स्टीवेंसन द्वारा पूर्ण किया था। देखिए दोस्तों, ये जॉन डीवी के व्यवहारवाद पर आधारित है। ठीक, तो तीन नाम इसमें आते हैं, एक तो जॉन डीवी और आपका WH किलपैट्रिक और JA स्टीवेंसन। तो देखिए दोस्तों, जो JA स्टीवेंसन थे उन्होंने इस परिभाषा को दिया था, काफी फेमस परिभाषा और काफी एग्जामों में पूछी भी गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया, यानी यहाँ पर जोड़ा। तो प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगली विधि, इसको हम बोलते हैं तू पढ़ विधि
और तू पढ़ मैं सुनूं और समझाऊं विधि। देखिए दोस्तों, ये जो विधि है आपकी पाठ्य पुस्तक विधि से संबंधित है। देखिए पाठ्य पुस्तक विधि में क्या होता है, पाठ्य पुस्तक विधि में दोस्तों आपका जो क्लास में क्लास टीचर है वो पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए बच्चों को बोलता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि तू पढ़, यानी कि तू पढ़ विधि वाली होती है कि तू पढ़ मैं सुनूं और समझाऊं, यानी मैं सुनूंगा और समझाऊंगा, ठीक है ना। तो पाठ्य पुस्तक विधि एक परंपरागत विधि के अंतर्गत आती है, यानी पुरानी विधि है काफ़ी दोस्तों। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, पाठ को पढ़ता है शिक्षक के सामने और शिक्षक क्या करता है, उसको सुनता और समझाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो या कभी कभार इसमें यह भी होता है कि जो बच्चे शिक्षक है वो क्या करता है, बच्चे को पूरा का पूरा पाठ याद करके आने को कहता है। तो ये तू पढ़ और मैं सुनूं और समझाऊं विधि है, ठीक, पाठ्य पुस्तक विधि। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना तकनीकी कानून कब लागू किया गया। देखिए दोस्तों, भारत में सूचना तकनीकी कानून 18 अक्टूबर 2002 में लागू किया गया था। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है, भारत में सूचना तकनीकी कानून 18 अक्टूबर 2002 में लागू किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए ई गवर्नेंस से रिलेटेड है, 18 अक्टूबर 2002 में सूचना तकनीकी कानून लागू किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सामान्य सेवा केंद्र सीएससी मिशन मोड परियोजना है, इसका संबंध किससे है, ठीक। देखिए जो मिशन मोड परियोजना होती है दोस्तों, तीन तरीके की होती है। एक होती है केंद्रीय मिशन मोड, दूसरी होती है राज्य मिशन मोड और अगली होती है एकीकृत, या इसको हम बोल सकते हैं समेकित मिशन मोड परियोजना, ठीक है ना। दोस्तों जो केंद्रीय मिशन मोड परियोजना है, इसके अंदर जैसे बैंकिंग आ जाती है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आ जाता है, ई कार्यालय जैसे आयकर है और बीमा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से भाई राज्य मिशन मोड में जैसे शिक्षा है, कृषि है, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, यानी आपका क्या कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके अलावा स्वास्थ्य है, रोजगार कार्यालय का राजकोष, ठीक है ना, ये इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन जैसे समेकित है, इसके अंदर आपके आते हैं सामान्य सेवा केंद्र, ठीक है ना, या ई न्यायालय या भारतीय पोर्टल। तो ये चीजें आपकी क्या आती है, एकीकृत मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत आती है सामान्य सेवा केंद्र, ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आपको बताना है ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ह्यूरिस्टिक विधि। देखिए दोस्तों H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा इस विधि की खोज की गई थी, यानी इसका आविष्कार किया गया था। ह्यूरिस्टिक का मतलब ही होता है कि ह्यूरिस्को से बना है दोस्तों, ह्यूरिस्को का मतलब ही क्या होता है, मैं खोजता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो उद्देश्य है वो विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में रखना है। तो यह शिक्षण की वह विधि है जिसके द्वारा विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में रखा जा सकता है। ये है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा प्रतिपादित, तो काफी इंपॉर्टेंट विधि है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों SSA को माध्यमिक शिक्षा अभियान से कब जोड़ा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए SSA जो कि 2000-2001 में स्टार्ट हुआ था और जो कि माध्यमिक शिक्षा अभियान, या इसको हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के नाम से भी जानते हैं, RMSA यानी कि रमसा के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। ये 2009 में स्टार्ट हुआ था। 2009 में जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसके बाद क्या हुआ कि 2018 में दोस्तों SSA को रमसा के अंतर्गत मिला दिया गया और इसको समग्र शिक्षा अभियान नाम दे दिया गया है। तो समग्र शिक्षा अभियान आपका 2018 से स्टार्ट हुआ है। तो SSA और माध्यमिक शिक्षा अभियान के विलय के बाद 2018 में आपका समग्र शिक्षा अभियान शुरू हुआ है, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से आपको निम्न पर विचार करना है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क और किसान कॉल सेंटर, इसके अलावा स्टेट डाटा सेंटर और नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ये चार चीजें हैं, इसमें से वर्तमान में प्रचलित ई गवर्नेंस कार्यक्रम है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि ई गवर्नेंस कार्यक्रम इसमें कौन कौन से। देख दोस्तों इसमें जो पहला है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ये तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत ही आता है, तो ये आपका ई गवर्नेंस का कार्यक्रम है। इसके अलावा KCC यानी किसान कॉल सेंटर, देखिए किसान कॉल सेंटर 21 जनवरी 2004 से आपका स्टार्ट हुआ था दोस्तों। यह कृषि में ICT का प्रयोग है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का दोस्तों ये प्रयोग है। इसमें क्या है कि भाई किसानों को जानकारी दी जाती है ऑनलाइन के माध्यम से कृषि से संबंधित, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए स्टेट डाटा सेंटर है। स्टेट डाटा सेंटर में तो आपका क्या होता है, ये मल्टीपल डाटा सेंटर होता है जो कि वेरियस इंडिया के स्टेट में अभी इस समय पे है। तो ये क्या करता है दोस्तों,
आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, यानी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है और उससे क्या करते हैं, जितने भी वेरियस ई गवर्नेंस प्लान है उसके बारे में जानकारी देता है स्टेट डेटा सेंटर, ठीक है ना। अभी क्या कहते हैं 2018 में उत्तराखंड में भी देहरादून में स्टेट डेटा सेंटर बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो कि 2009 में स्टार्ट हुआ है दोस्तों। यह आपका क्या है दोस्तों, जैसे ज्ञान से संबंधित संस्थानों के लिए एक एकीकृत उच्च गति का नेटवर्क ये प्रोवाइड करता है, देखिए दोस्तों। और एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि बहु गीगाबाइट अखिल भारतीय नेटवर्क को स्थापित करता है, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा इंटरनेट उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये चारों के चारों दोस्तों किस में आते हैं, ई गवर्नेंस के अंतर्गत आते हैं, तो इनमें से सभी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक हैं सुकरात, ठीक है ना। तो इसको सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रश्नकर्ता से प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है। तो दोस्तों ये है प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, सुकरात। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आई होप ये एमसीक्यू आपको अच्छे लगे होंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के संग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।